दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त तो दो खबरें हैं। एक खबर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जिस पे चर्चा करने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही एक खबर इंदौर हाई कोर्ट से भी आई है, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल जिस खबर पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, आपको याद होगा वाराणसी में एक वीडियो वायरल हुआ था मार्च के महीने में, जब कुछ लोगों ने रोजा इफ्तारी बनाई थी माँ गंगा नदी में, और उस पे मुकदमा दर्ज हुआ था और 16 मुस्लिम लड़के गिरफ्तार हुए थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने गंगा में नाव पर सवार होकर नॉनवेज खाया और नॉनवेज का जो बचा हुआ अंश था वो माँ गंगा में फेंक दिया था और उनके ऊपर गंगा में पवित्रता फैलाने का आरोप लगा था। और इस मामले में 16 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। जो पीड़ित पक्ष था उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील की थी कि ये अनजाने में हुआ था, और ये मामला प्रकरण में तब आया था कि ये जो जितने भी आरोपी थे, इन लोगों ने इसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया था। खैर ये मार्च का महीना था और उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी सभी आरोपियों को। आज उसमें से 8 लोगों को जमानत मिल गई है और बाकी 8 के मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। हमारे साथ वाराणसी से सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये जो खबर आई है इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है कि हाई कोर्ट से फाइनली, क्योंकि इनका जो परिवार था ये कह रहे थे बच्चे थे, इनसे अनजाने में गलतियां हो गई, इनको क्षमा कर दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना था। नहीं, इसमें ये बच्चे थे, गलतियां, ये गलती थी ही नहीं। असल में गंगा किसी एक धर्म की नदी नहीं है। गंगा को इस तरह से कभी बांटा नहीं गया। वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ईसाइयों की है। ये तो अभी के दौर की जो राजनीति है वो उसको बांट रही है। आज के दौर में लेकिन गंगा में आप इफ्तारी में मांस खा के उसकी हड्डियां फेंकना, ये क्या उचित है? ये मतलब ये एक दूसरा सवाल है। अगर आप होली की पार्टी देखेंगे गंगा में नदी पर मनाते हुए, आप जो है आप दीपावली की पार्टी देखेंगे गंगा नदी मनाते हुए, तो आपको यही चीज मिलेगा वहां भी। ऐसा नहीं है। होली में तो भयंकर होता है। अब बनारस में उसका दर्जनों में फोटो आपको भेज सकता हूँ, आप आ जाइए। वहाँ गोश्त खाया जाता है कि नहीं? होली में तो और क्या खाते हैं लोग, होली में और क्या करते हैं? होली में सारे लोग बेसिकली न केवल गंगा में उस समय खूब जम के नहाते हैं, उसके बाद वहाँ होली में वहाँ नाव पे घूमने की लंबी परंपरा रही है। वो कभी फोकस में नहीं लाया जाता है। नहीं देखिए मनीष जी, चूंकि तो क्या हिंदुओं को हड्डी फेंकने की इजाजत होगी वहां उसमें? या अगर आप जी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बनारस का रहा हूँ, गंगा नदी हमेशा जाता रहा हूँ, होली पे भी अगर रहा हूँ तो बनारस गंगा जी गया हूँ। लेकिन ये ठीक था कि हम लोग नाव पे कुछ खा पी लेते थे, लेकिन वो जो बचा हुआ था कूड़ा उसको गंगा नदी में नहीं फेंका करते थे। ये सब तो आरोप है ना, ये सब तो आरोप है। ये आरोप तो ये भी है कि नाव का उन्होंने डकैती कर ली, जबकि हम लोग खुद उनके घरों में गए थे। सारा मोहल्ले में हम लोगों ने जांच पड़ताल की थी। उसको ला करके हम लोगों ने कमिश्नर को इस पे एक डेलीगेशन मिला था यहाँ पे, उसको लेकर के प्रेस वार्ता की गई थी। सारे झूठे आरोप लगाए गए। सिर्फ यही दिक्कत थी कि उन्होंने वीडियो बना के इफ्तार मनाते हुए वीडियो बना के भेजा था। उसके अलावा किसी के पास कोई फोटो नहीं था, तो उसमें कहां से? नहीं, मुझे लगता है कि इफ्तार मनाना भी कोई ऐतराज वाली, इस पे तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन ये आरोप लगा था कि भाई उसमें नॉनवेज खा के नॉनवेज का बचा हुआ अंश माँ गंगा में क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ कि राजनीति अभी एक जिस तरह की है सत्ता अभी ये जो पुलिस स्टेट चल रहा है हिंदू हितों के नाम पे, उसको तो हर चीज को कम्युनलाइज करना है। उसको जो भी ऐसा मौका मिले हिंदू मुसलमानों को बांटने का, उनके अंदर डिवीजन पैदा करने का, वो एक मौका तलाशते हैं। यहाँ इस राज्य में खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक तरह से अघोषित रूप से दूसरे स्तर की नागरिकता में बदल दी गई है। उनकी जो पहचान है वो बराबरी की पहचान तो रह नहीं गई है। भय के माहौल में हमेशा जिए, डर के माहौल में जिए। 60 दिन तक उनको जो है इस अपराध में, जिस अपराध को वहां अक्सर हुए करते हैं, वहां उसी गंगा में क्रूजर चलता था।
और उस क्रूजर में सारा मल जो है वो गंगा में गिरता। वहां वहां जो है आलीशान क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? क्रूज चलता था, क्रूज का मल गंगा, ये तो पॉल्यूशन के नियमों के खिलाफ था कि भाई हम तो बनारस देख रहे थे 1985 से यही योजना, राजीव गांधी ने गंगा का जो प्रदूषण, वहां क्रूजर चलता था और पता कर लीजिएगा सारा मल उसी में गिरता है। और तो फिर तो वही गंगा के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। कह तो रहे हैं भाई, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि सवाल क्या है। वहां गंगा पे आलीशान महल बनाए गए 50-50 हजार का किराया लेकर के कि पर्यटक आके रुकेंगे। वो मल कहाँ जा रहा था? वो मल जो है मैंने जितने इस तरह की इलीट हिस्सा है जो देश भर से आएगा पर्यटन मनाने, और उसको उसी गंगा घाट किनारे, उसमें जो है नदी के किनारे, नदी के ऊपर उसको नाव के ऊपर घर बना के दिया गया, आलीशान होटल की तरह उसको बना के दिया गया। उस पे अभी केस चल रहा है वहां पे। अभी वो क्रूज चल रहा कि बंद है? नहीं, अभी वो चल रहा है। वो उसको वो अभी चल रहा है उसी तरह। दूसरा कह रहे थे कि आप गंगा में जो है पूरे शहरों का सीवर कहाँ जा रहा है, देखिए आप खुले घाट पे चलिए, मैं आपको दिखा दूं। अगर अभी भी जा रहा है तो भाई ये तो सरकार दावे करती रही। 1985 में कार्यक्रम शुरू हुआ था, राजीव गांधी आए थे और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान शुरू हुआ था। फिर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आवाज जा रही है? अब आ रही है, हाँ, अचानक से बंद हो गई। तो 20,000 करोड़ रुपया गंगा प्लांट पे खर्च कर दिया गया। वो कहाँ लूट, उसको वो अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। क्या वो कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए आप देख लीजिए। अगर बनारस में 50 नाले गिरते होंगे तो एक भी नाला तो नहीं बंद हुआ है, सब नाला खुलेआम गिर रहा है उसमें पूरी तरह से। अच्छा, एक बात पूछनी थी, क्या इसके बाद से घाट, चूंकि अभी तो मैं बनारस बीच में एक दिन के लिए गया था, 5-6 घंटे के लिए, गंगा जी की तरफ नहीं जा पाया, मैं गया था 20 अप्रैल के दिन। क्या घाट पे नाव में पार्टी उठी बंद हो गई है, क्या हो गया है? मतलब बिल्कुल नहीं हुई है बंद, बिल्कुल नहीं हुई है। मुस्लिम समाज का के अंदर भय हो गया, वो नहीं जाएगा। अच्छा। यही होगा। और अभी पार्टी हुआ करती थी, अभी मल्ला समाज ने अपनी एक पूजा करते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर वो चढ़ाते हैं, ड्रिंक चढ़ाते हैं और वो करते हैं, उनकी एक पूजा होती है। भी नाव पे उन्होंने पूरा उसको लेकर के आरोप लगे कि भाई ये अगर यही मुस्लिम रहते तो अब तक जेल में चले जाते। कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं किया गया। अभी तुरंत हुआ, इसके पहले मैं बता रहा हूँ। वो अपना एक पूजा करते हैं नाव में ही पूरा घूम करके, और वो पूरा एकदम शिकारा लगा करके 10, 12, 15 नाव जो है, जिसमें खूब धूमधाम से अपना खाना पीना, डांस करना, ये सारा कुछ होता है उसमें। वो हुआ है अभी। मेरा ये कहना है ना कि ये देखिए एकदम शुद्ध रूप से पॉलिटिकल अटैक है, खास कम्युनिटी को टारगेट कर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इन चीजों को ढंग से फॉलो करते हैं। गंगा में क्या क्या डालना प्रदूषण के हिसाब से बैन है और लोग डाल रहे हैं, चाहे कोई भी डाल रहा है, चाहे हिंदू डाल रहा है, चाहे मुसलमान डाल रहा है। अब आप तो कह रहे हैं कि सीवर भी अभी भी गिर रहा है, तब तो भाई गंगा के, ये तो माँ गंगा का अपमान हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी आप कुंभ के समय एनजीटी ने इलाहाबाद के पानी का और बनारस के पानी का जांच किया, तो उसने कहा कि नहाना और पीना तो छोड़ दीजिए, आचमन करना भी जो है आदमी बीमार पड़ जाए। अरे एनजीटी की रिपोर्ट कुछ और कह रही, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। अब ये दोनों सरकारें आपस में निपटे हैं, दोनों मंत्रालय हैं, दोनों एनजीटी, केंद्रीय जो एनजीटी है उसने कहा कि आचमन करने योग्य भी नहीं है। अब वो लोग निपटे ना भाई, वो तो एक सरकारी संस्था है ना। हम आप नहीं ना कह रहे हैं बात, एक सरकारी संस्था कह रही, वो भी दिल्ली वाली कह रही है। अब वो क्यों कह रही है? और ये इससे पहले भी बीएचयू के जितने वैज्ञानिक हैं, गंगा विशेषज्ञ, इसी सवाल पे आने वाला था। हाँ, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि गंगा का जो उसका पॉल्यूशन है वो अपने स्ट्रीम पे जा रहा है, अपने स्ट्रीम पे अब तक के। वो खुद कई बार जांच करते रहते हैं। यहाँ उसको लेकर के एक लेबोरेटरी है, आप आईटी सेक्टर में जाएंगे तो मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए पूछने वाला था, क्योंकि प्रोफेसर दुबे हुआ करते थे और काफी रिसर्च किया करते थे लगातार। वो हर साल जांच करते हैं, इस साल भी जांच किए हैं, हर साल शो करते हैं, उसको सामने लाते हैं रिपोर्ट को।
और उन्होंने गंगा प्लान की बड़ी तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस पे लूट का इल्जाम लगाया है और कहा है कि गंगा के नाम पे लूट हो रही है और गंगा को बर्बाद कर रही है सरकार। ये सीधे सीधे इल्जाम लगाया। आप संकट मोचन के महंत का भी प्रेस वार्ता इसको लेकर के पिछले दौर में हुआ था, जो विशंबरनाथ हैं, जो धर्म के ही लोग हैं। अभी उसको लेकर के शंकराचार्य, अभी मुक्तसरानंद ने बोला गंगा के जल को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने बोला कि बताए हिंदू सरकार कि गंगा इतनी अपवित्र क्यों हो गई है, इतनी गंदी क्यों हो गई है। सारे वैज्ञानिक इस बात को बोल रहे हैं, सारे संत इस बात को बोल रहे हैं। किसी जीडी अग्रवाल को क्यों मरना पड़ा गंगा के लिए? इतनी संवेदनहीनता गंगा के सवाल। बताइए जीडी, अब आपने जीडी अग्रवाल का जिक्र कर दिया, गंगा के प्रति समर्पित रहे, चले गए, उन पर कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और हम तो अपनी आंख से 1985 से देख रहे हैं गंगा एक्शन प्लान के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं। मुझे याद है कि 2019 का अर्धकुंभ हुआ था, उस वक्त भी गंगा सफाई अभियान के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 4-5 हजार करोड़ का एक बजट जारी किया था। उसमें भी क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। हर साल और कुंभ के समय तो एक अलग बात होती है कि एकदम शुद्ध जल, प्रदूषण रहित जल जो है दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध कराना है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं। तो चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो प्रयागराज हो, सब जगह तो गंगा का प्रदूषण के मामले में सरकार निष्पक्ष काम करती नहीं दिख रही, नहीं रिपोर्ट दे पा रही। नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जैसे एनजीटी केवल कुछ तरह से कुछ एकेडमिक संवाद करता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। एनजीटी अगर चाहे, स्वायत्त संस्था है और जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई कर सकता है। इतने 10 सालों बाद भी ऐसा क्यों है? लेकिन वो तो जैसे लगता है कुछ एकेडमिक भाषण दे रहा है, किसी क्लास कक्षा में कोई भाषण दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार बनारस में स्टीमर बहुत चल रही है आजकल, देखा हूँ नावें तो मैं बता रहा हूँ कि गंगा की ऐसी हालत नहीं है कि उसमें स्टीमर चलाई जाए। छोटी छोटी नावों को चल रहा था। जो गंगा किनारे जो मल्लाह समाज है, वही गंगा का सबसे बड़ा रक्षक है। सबसे बड़ा गंगा का वही रक्षक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, 5 किलोमीटर का मतलब अगर बात करिए तो अगर मैं कहूँ राजघाट से लेकर 80 तक 5 किलोमीटर तक की एरिया है, और वो नाविक जो है वो 1-1 किलोमीटर करके होता था। बंगाल से बंगाल बंदरगाह से जोड़ने की कोशिश में भी गंगा को अभी बीच में उसकी गहराई ज्यादा करने की कोशिश भी की गई, नहर बनाने की कोशिश की गंगा के अंदर डिवीजन बना करके। वो तो वो सफल नहीं हो पाया। बाद में वो प्लान फेल कर दिया सरकार ने। तो जितना व्यवसायिक हित है, जितना औद्योगिक हित है, बड़ी पूंजी का हित है, जितना उनके हितों के लिए गंगा नदी को मारा जा रहा है, उसकी कुर्बानी दी जा रही है और उसके सफाई के नाम पर वोट भी लूटा जा रहा है। गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा ने बुलाया था, किसने कहा था? ये आप देखिए, प्रधानमंत्री तो बनारस आए थे तो यही बोले थे कि न मैं आया था न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे अब तो मैं इस बीच देख नहीं पाया, मणिकर्णिका घाट के भी ऐतिहासिक स्वरूप में भी छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं, कितनी सही कितनी गलत। उसी प्रक्रिया में अहिल्याबाई का मंदिर वहां गिरा दिया गया। उसी प्रक्रिया में वहां बगल में ही अहिल्याबाई का मंदिर है, उसी प्रक्रिया में उसको भी इतना असंवेदनहीनता है। उसी प्रश्न को अभी मुक्तसरानंद ने उठाया था और अहिल्याबाई होलकर के उनके मंदिर को गिरा दिया गया। उनकी मूर्तियां नीचे ऐसे पड़ी हुई थी अपमानित ढंग से। इंदौर से होलकर जो राज्य सिस्टम है वहां, उसके प्राधिकारी यहाँ बनारस आए। उन्होंने कहा हमको बोल दिया गया होता, हम लेके चले गए होते यहाँ से, हम अपना वहां मध्य प्रदेश में उनकी हम मूर्ति लगवाते, वहां पे ले जाते। इस तरह से क्यों अपमानित किया गया? अच्छा, अभी जो आज इन बच्चों को जमानत मिली, 8 को मिली, अब उम्मीद है कि बाकी 8 को भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मामले में जब आधे आरोपियों को जमानत मिल जाती, बाकियों को भी मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी दलील थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं समझ पाया? क्योंकि आपने इस केस में काम भी किया है, आप बता रहे हैं कि आपने तमाम सबूत अपने जो आपका एक प्रतिनिधिमंडल था उसके साथ मिलकर आपने पुलिस को, कोर्ट को दिया था। तो ऐसी कौन सी दलील थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें जमानत नहीं दी और 2 महीने तक इन लड़कों को जेल में रहना पड़ा? और बताया जा रहा है कि 18 से 25 साल के बच्चे, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। बस एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस स्टेट का हिस्सा हो गया इस समय। अगर आप ध्यान देंगे
आप बड़ी बात अगर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जितने मस्जिदों में शिवलिंग खोजे गए वो सब फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं। ये जितने मस्जिदों में देखेंगे, संभल से लेकर के बनारस तक का, ज्ञानवापी से लेकर के संभल तक, बरेली तक, सब जगह जगह जो आपको इस समय दिखा है जितना, वो सारे फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक तरह से जिला प्रशासन का, सरकार का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसपे हाई कोर्ट ने बाद में रोक लगाया। बाद में उन्हीं सारे फैसलों को हाई कोर्ट ने उसको रोका, इस तरह से अभी न किया जाए, बल्कि ये करते हुए 1992 के जन्मस्थल कानून को, धर्मस्थल कानून को एक तरह से ताखे पर रख दिया गया। नहीं, उसमें तो आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया था कि अब हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने की परंपरा बंद की जाए। तो आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया था संभल की हिंसा के बाद। उनके बयान में और उनके व्यवहार में एकता देखनी चाहिए ना। उनके बयान में और उनके व्यवहार में एकता दिखती नहीं है। एक तरफ उनके लोग ये सारा कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ ऊपर से वो बयान भी दे देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अब जैसे इस घटना में इतने लोगों को सजा मिली, तो फिर तो पार्टियां बंद होने जानी चाहिए बनारस में, स्टीमरों पे, बजड़ों पे। जी नहीं, वो नहीं बंद होगा। वो मुस्लिम समाज के लिए मैं कह तो रहा हूं, पूरे समाज को ये मैसेज दिया जा रहा है बार बार कि मुस्लिमों को रोकना है, उनके व्यापार को रोकना है, उनके धर्म को रोकना है, उनके मस्जिद को रोकना है। ये तो भाई ये चल रहा है, ये चल रहा है। मोदी जी तो दावा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आरएसएस, बीजेपी क्या कहती है? उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र, वो तो खुलेआम घोषित करती है कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं तो आरएसएस के लोग तो ये भी कहता है कि जो हिंदू एक लाइफस्टाइल है, जो भारत में रहता है वो हिंदू जीवन पद्धति के हिसाब से रहता है। वो ये नहीं कहते हैं ना। वो कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ रहना है तो हमारे मातहत रहना है, हमारे मातहत रहना है। हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है। तो वो तो एक नया संविधान चाहते हैं। यही आरोप उनके ऊपर लगा भी 2024 में उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी संविधान को बदलना चाहते हैं, खुद उन्होंने बोला, खुद उनके 4 सांसदों ने, प्रत्याशियों ने बोला कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको तभी हम संविधान बदल पाएंगे, माने तभी हम इसको हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, तभी मनुस्मृति को लागू करेंगे। और मनुस्मृति क्या कहता है दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या कहता है, देख लीजिए आप। अगर उस हिसाब से अगर उनको देश को चलाना है तो अब उसको सीधे सीधे मनुस्मृति नहीं ला सकते हैं, सीधे सीधे संविधान नहीं बदल पा रहे हैं। तो एक अघोषित तौर पे उन्होंने अपने आप उस तरह का शासन वो लागू कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए आप 9 दिनों तक आप कहेंगे कि मांस गोश्त नहीं बिकेगा। ये कौन सा कानून कहता है कि नवरात्र का महीना आ जाएगा तो गोश्त नहीं बिकेगा? ये कौन सा कानून कहता है बताइए? आप जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा, जिसको खाना है वो खाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हो रहा है ना। ये कौन सा संवैधानिक राज देता है? अरे हम लोग तो बनारस में इतने साल से रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर से 2 या 5 योगी राज में नहीं रहे हैं। आप योगी राज में नहीं रहे हैं सर। नहीं तो ये तो कानून शुरू से था कि विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी में कोई भी नॉनवेज नहीं बिकेगा। कभी नहीं था, पहले से कभी नहीं था। ये इधर बीच लागू हुआ है। अच्छा, ये कभी नहीं था। ये नई कानून भी नहीं था सर। आप देख लीजिएगा कार्यक्रम के बाद, आप कोई कानून दिखा दीजिएगा हमको। कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम कहीं गोश्त कहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। सवाल यह है कि कोई जबरी खिला रहा है किसी को जबरी बेच रहा है। आप खुद समझिए ना। आपको पूरे रमजान के महीना में आपको कहा जाए कि जो है दुकानें अंदर करो, घर से बेचो, ये लगाओ, तरह तरह से परेशान करें लोग। एक इत्तेफाक से देखिए कि जिस दिन ईद पड़ता है उसी के आसपास होली पड़ा, और ईद के दिन भी गोश्त नहीं बिका है यहाँ बनारस में। आप क्या कह रहे हैं? आप इस सब का जांच पड़ताल करिए, कहां तक चीजें चली गई हैं, इस लेवल तक चीजें चली गई हैं। इसकी आप कल्पना नहीं कर सकता था कोई किसी दौर में। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप खुद देखिए इस बात को। पूरा जो कंवरिया का समय था, ये उस समय पूरे इलाके में आपने ध्यान दिया होगा कि दुकान पे नाम लिखिए। ये कौन सा बंटवारा किया जा रहा है? दुकान पे नाम लिखिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। क्या दुकानदारों में भी हम लोग ये बांटते रहे हैं कभी? ये तो नहीं कभी हम बांटते रहे हैं। ऐसा तो कोई कानून नहीं रहा है। कानून तो ये नहीं रहा। ये इस बार लागू करने की कोशिश भी, जिसको कोर्ट ने रोका, जिसको कोर्ट ने
उसको रोका, लेकिन सरकार ने तो लागू कर दिया था। तो एक हिंदू कानून है और एक मुस्लिम कानून है, दो कानून इस राज्य में चल रहे हैं। योगी राज में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और अलग कानून है। ये दो कानून इस देश में चल रहे हैं अभी। और जो वास्तविक कानून है, जो संविधान है, वह बहुत पीछे जा रहा है। और जो उनका कानून है, अघोषित है, वह सेंटर में आ रहा है और पूरा इसी को केंद्रित करके राजनीति की जा रही है। जी अच्छा, ये बताइए, आपकी पीड़ित परिवार से आज बात हुई? मतलब जैसे अब जमानत मिल गई 8 लोगों को, बाकी को आज नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। हम लोग कल परसों जाएंगे, मिलेंगे। अच्छा, अभी तो वो अपने सिस्टम में फंसे हुए हैं, तो अभी जमानत भी होगी अभी शाम तक। आज शायद संडे होगी, वो तो कल ही होगी अभी। तो जब जमानतदार पहले, अब तो ये नियम होता है कि जमानतदार आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, तब जाके कागज पहुंचेगा, वो लोग छूटेंगे। तो टाइम लग जाता है। कल परसों जब आएंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे, जानना चाहेंगे क्या। आप लोग की एक बड़ी जीत है कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। कोशिश तो रहती है कि असल में कोशिश रहती है इस दौर में इन सब सवालों पे जनरली बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बोलता है। ये दौर ऐसा हो गया है, उसको एक डर का माहौल रहता है, दमन का माहौल रहता है। और वास्तव में जो लोग भी उनके पक्ष में खड़े होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं, तो जनरली टारगेट हो जाते हैं। पत्रकार भी टारगेट होते हैं, एक्टिविस्ट भी टारगेट होते हैं। ये आमतौर पे ये चलन बढ़ गया है, भय का वातावरण है। तो कोई संस्था बना के आप लोग इनका केस परस्यू करते हैं कि कैसे करते हैं आप लोग? हमारा एक हम लोगों का संगठन है, कम्युनिस्ट फ्रंट करके। अच्छा, कम्युनिस्ट फ्रंट करके एक संगठन है, मैं उसका कन्वीनर हूँ। और हम लोग उसमें एक सक्रियता लगातार रहती है राजनीतिक प्रश्नों पे, खास करके पॉलिटिकल प्रश्नों पे, सोशल प्रश्नों पे एक सक्रियता रहती है। उस पर लगातार हम लोग कोशिश करते रहते हैं इधर पूर्वांचल के इलाके में। तो वो इसमें आप लोग लीगल एड भी प्रोवाइड कराते हैं कि? बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर जगह ऐसे कुछ वकीलों की टीम है जो इस तरह की चीजों को, अब इनके केस जो है अमीलों के साथ के ही वकील लोग देख रहे हैं। तो अच्छा। वो सारा चीज, वो उसका एक सिस्टम है। क्योंकि आज के दौर में तो पुलिस जो है एक्स्ट्रा जुडिशरी कार्रवाई में खुद ही लग गई है, खुद जुडिशरी होती जा रही है। जज वाला फैसला जो है पुलिस ही लेती जा रही है। तो भी आप लोग को इस मामले में हाई कोर्ट से जस्टिस तो मिल गया ना? ठीक बात है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, जगह बची हुई है कुछ न्याय के। यही इसका मतलब है कि न्याय के लिए थोड़ी जगह बची हुई है। और उसी वजह से अभी ये चीजें बार बार इस तरह की देखने को मिल रही हैं। कई ऐसे मामले मैं देख रहा हूं, उस तरह के फैसले भी आ रहे हैं जो सरकार के विरुद्ध हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। ये एक दुखद दौर है इस समय का, कि ज्यादातर बड़े फैसले हैं, वो सब फैसले कोर्ट उनके पक्ष में कर देता है। नहीं, अभी देखिए, मैं आपको मनीष जी, थोड़ा बनारस का मामला हो गया, मैं अंत में एक सवाल धार पे कर लूं, उसके बाद में भी चर्चा करेंगे। धार में एक जजमेंट आया है कि भोजशाला को हिंदू मंदिर बताया है हाई कोर्ट ने, लेकिन वो और उस पूरी जमीन को हिंदू धर्म को सौंपने की बात कही है। और ये उस बेसिस पे जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने, जिसमें कि एएसआई ने बकायदे 98 दिन का सर्वे किया है, शायद 29 दिन या 98 दिन में, ऐसा पूरा मुझे डिटेल्स वगैरह याद नहीं आ रहा है। तो अब जैसे एएसआई के फैसले के बाद भी राम मंदिर का फैसला आया, तब धार की जीत के बाद भी विष्णु जैन कह रहे थे कि देखिए, हम लोग ये हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को सच माना, उसके बाद ये फैसला दिया। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, धार्मिक मसले पे एएसआई के रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। कोई ऐसा कानून ही नहीं है। वो आप अगर खोदते जाएंगे, किसी भी जमीन को खोदेंगे तो बहुत नीचे जाएंगे तो बौद्ध मिलेंगे, उसके नीचे जाएंगे तो द्रविड़ियन संस्कृति मिलेगी। कहां तक खोदेंगे? ये जो तर्क है, किसी को आईएसआई इसके बारे में तय ही नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद वाले सवाल पे बोला भी है कोर्ट ने, अगर आप उसको उस फैसले को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बोला है, वो तो दे दिया भावनाओं के नाम पे, तर्क तो उसके पक्ष में था ही नहीं। बाबरी मस्जिद के पक्ष में ही तर्क। चलिए, लेकिन धार, अभी हाई कोर्ट ने जो फैसला धार को लेकर दिया, आपको लग रहा है ये भी इमोशनल आधार पर दिया गया हुआ? बिल्कुल साफ लग रहा है, एकदम इसमें कोई और मतलब ही नहीं है किस लिए दिया गया, और कोई वजह ही नहीं लगती, और कोई दायरा नहीं लगता इसमें। और हम जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन हमको इसमें कोई और दायरा नहीं लगता है। जिस तरह की चल रहा था, जो मांग हो रही थी, उस मांग के अनुरूप ही ये फैसला है। तो ये कुल मिला के अगर आप कहेंगे कि वो भावना ही काम कर रही है। अभी जो हिंदुओं की भावना है
वही न्यायपालिका की भावना होती जा रही है। अभी ज्यादातर मामले में जो बहुसंख्यक भावना है उसका दबाव आमतौर पे सभी संस्थाओं पे है। भारत की सभी इस तरह की संस्थाओं पे बहुसंख्यक भावनाओं का दबाव थोड़ा ज्यादा है और उसके दबाव में ही बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। एक सरकार का भी दबाव है और बहुसंख्यक भावना का भी दबाव है। तो ये दोनों चीजें मिल करके एक फैसले ले रहे हैं। लेकिन उसमें हर जगह कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अभी भी संविधान को एकदम वास्तव में उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लगातार इस तरह के फैसले भी बार बार दे रहे हैं। इसी से थोड़ी बहुत उसकी इज्जत बची हुई है। कुछ जज है जो न्यायपालिका की इज्जत को बचाए हुए हैं, अन्यथा 100 में 90 फैसले सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, हिंदू भावनाओं के पक्ष में आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, फिर आपको समय मिलेगा तो आपसे और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक और जजमेंट आया कुलदीप सेंगर को लेके, उस पर भी आपसे समय लेके बात की जाएगी। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।